सबसे पहले तो मीडिया के तमाम दोस्तों को इस मौके पे मेरे तरफ से और मेरे तमाम साथियों के तरफ से आप सबको एक तो अस्सलाम वालेकुम, आदाब और नए साल की आप सबको मुबारकबाद। उम्मीद की जाती है कि 2025 का साल जम्मू कश्मीर के लिए और हम सब के लिए एक बेहतरीन साल साबित हो। एक अच्छे मौके पे ये साल जो है इसकी शुरुआत हो रही है। मैं अपनी जगह याद करने की कोशिश कर रहा था कि जो 6 साल का अरसा मेरा वज़ीर आला की कुर्सी पर रहा, 2009 और 2015 जनवरी के दरमियान, क्या इस तरह का कोई इस बड़े पैमाने पर मीडिया के साथ इंटरेक्शन रखा गया था या नहीं। और मुझे याद नहीं है कि इस तरह का हमने कोई प्रोग्राम जो है रखा था। बीच बीच में आप सबों से मुलाकात तो होती रही, लेकिन वो किसी ना किसी या तो हादसे के बाद या मुद्दे को लेके आज जो है ये आपके साथ जो इंटरेक्शन, और ख़ासकर हमने लफ्ज़ भी मुझे अफसरों ने कहा कि इंटरेक्शन का लफ्ज़ जो है वो सही होगा। अगर हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते तो आम तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है किसी ऐलान के साथ जुड़ा होता है, किसी मौके के साथ, किसी इवेंट के साथ या किसी बड़े ऐलान के साथ। इस मौके पे हालांकि सोशल मीडिया पे मैंने देखा कि हमारे तरफ से कोई बड़े ऐलान होने जा रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है ना। मैं सबसे पहले तो शुरू में ही ये क्लियर करना चाहता हूँ कि यहाँ पे हम कोई बड़ा ऐलान करने के लिए नहीं बैठे हैं। हम बैठे हैं यहाँ पे आप सबके साथ एक इंटरेक्शन करने के लिए, जो कि हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। हमने पहले दिन से कहा है कि लोगों की चुनी हुई हुकूमत है और हम चाहते हैं कि लोगों के साथ एक तालमेल बना रहे, हम अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और लोगों की बात जो है हम तक पहुँचे। और इसके लिए सबसे बड़ा और सबसे अहम जो ज़रिया है वो मीडिया है। और इसलिए आज का ये जो ये प्रेस इंटरेक्शन जो है इसका आगाज़ किया गया। कोशिश की जाएगी जब आपके सवाल आएंगे तो as honestly as possible we will answer them। हमें अब हुकूमत में आए हुए 2 महीने से थोड़ा ज़्यादा हुआ है, और अगर मैं ये कहूँ कि हमें भी थोड़ा वक्त लगा समझने में कि ये जो नया एक सिलसिला है जम्मू कश्मीर का, यूटी के अंदर इलेक्टेड गवर्नमेंट का होना, ये चलता कैसे है। हम सब जो यहाँ आपके सामने बैठे हैं, कहीं ना कहीं हमारी हुकूमत में रोल रहा है, लेकिन उस हुकूमत और इस हुकूमत में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ये समझना कि हमारी ज़िम्मेदारी कहाँ पे शुरू होती है, कहाँ पे ख़त्म होती है, राजभवन की ज़िम्मेदारी कहाँ शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है, इन चीज़ों को समझना अभी भी हम समझ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें वक्त लगा, थोड़ा एडजस्ट करने में। और आम तौर पे अगर देखें तो मुझे नहीं लगता है कि हमें ज़्यादा तकलीफ़ हुई। मुझे लग रहा था कि बहुत मुश्किल होगा समझना और इन हालात में काम करना, लेकिन हालात हैं जो हैं। और आम तौर पे मुझे लगता है कि ठीक ठाक तरीके से जो है हमारी शुरुआत हुई। हम अपने इलेक्शन से पहले किए गए वादे जो हैं उन पे हम कायम हैं। हम अपनी जगह मान के चलते हैं कि जिन वादों के बुनियाद पे लोगों ने हमें हुकूमत बनाने की इजाज़त दी, मैंडेट दिया, उनसे हम मुकर नहीं जाएंगे। कुछ ऐसे वादे हैं जिनको हमने फौरी तौर अमल में लाने की शुरुआत की है। कुछ के लिए जम्मू कश्मीर का निज़ाम और हमारी जो स्टेटस है उसको बदलाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। हम उम्मीद करते हैं कि जम्मू कश्मीर का यूटी रहना ये एक टेम्पररी फेज़ है, वक्त की बात है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़ के अक्टूबर के इंतखाबात में हिस्सा लिया
और हिस्सा लेने के बाद मुल्क की क़यादत ने जम्मू कश्मीर के लोगों की तारीफ़ की, कहा कि उम्मीद से ज़्यादा लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया। अब हम जम्मू कश्मीर के बाशिंदे, हम जो यहाँ के रहने वाले जो हैं, अब हम उम्मीद कर रहे हैं कि इलेक्शन में लोगों ने हिस्सा लिया, अब उसका कुछ ना कुछ तो लोगों को इसके बरक्स मिलना चाहिए। और सबसे बड़ा वादा जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ अगर मरकज़ी हुकूमत ने किया है, वो जम्मू कश्मीर को दोबारा रियासत का दर्जा वापस देने का वादा है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इसमें वक्त नहीं लगेगा। वैसे भी अगर आप देखें तो लगभग 1 साल पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने 370 के मामले में अपना फ़ैसला सुनाया था, तो उस वक्त स्टेटहुड को लेके उन्होंने कहा था कि एज़ सून एज़ पॉसिबल, मतलब जितनी जल्दी हो सके। अब 1 साल हो गया है, तो हम तो मानते हैं कि 1 साल जो है वो एज़ सून एज़ पॉसिबल के लिए काफ़ी है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा जो है वो वापस मिल जाएगा। हम अपनी जगह यहाँ पे अगर हैं तो लोगों की खिदमत करने के लिए हैं, लोगों के जो डेवलपमेंट को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, गवर्नेंस को लेके जो लोगों की उम्मीदें हैं, उन पे उतर आने के लिए हैं। लेकिन हमें इस बात का भी एहसास है कि सबसे बड़ी हमारी ज़िम्मेदारी अगर है तो वो लोगों के जज्बात और एहसासात का जो है हमें उनका कदर करना होगा और लोगों की जो उम्मीदें हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, उनको रियलाइज़ करना होगा, उन पर उतर आना होगा। तो बहुत सारे ऐसे सूरत हाल हैं जो हमें विरासत में मिली हैं। अब मैं जानता हूं कि उनको लेके सवाल तो आ ही जाएंगे, तो फ़िलहाल मैं एक एक करके उनको यहाँ छेड़ूंगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे आपके सवाल आ जाएंगे तो कोशिश की जाएगी कि जवाबों के ज़रिए जो हैं मैं उनको एड्रेस करूं। अगर मुझको छोड़ के बीच बीच में मेरे जो यहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर साथी बैठे हैं, अगर इन्हें भी इनके महकमों के मुतल्लिक और हमारे मैनिफेस्टो के मुतल्लिक जो इनके डिपार्टमेंट्स हैं, अगर कोई सवाल होंगे तो प्लीज़ आप इन्हें भी डायरेक्ट कर लीजिएगा ताकि ये भी आपके सवालों का जवाब दें। बट ओपनिंग रिमार्क्स पे मैं इतना ही कह के अब डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन साहब से कहूँगा कि वो इस प्रेस इंटरेक्शन को आगे जो है वो कंडक्ट करें। Question and answer session. Before we begin, I would like to highlight a few important points. The Q&A session will be for approximately 45 to 50 minutes. We want that maximum number of people should get a chance to ask their questions and share their thoughts. So I request that you limit yourself to one question only and keep the question brief and precise. In case we have more time later on, we can have a second round of questions. Please raise your hand if you would like to ask a question and my colleagues will pass you the mics. I also request that you introduce yourself before asking your question. With your permission, sir, we will now begin the question answer. Please. We'll begin with the front section here, please. With land. Please hold the mic close. We have bank having a stack. Sorry, can I request you to please keep the mic as close to your mouth as possible because I'm struggling to hear your question. That actually has been so issues we don't. But basically, in last many years, we have through. It has been a long distance, long tunnel. So there are issues. I understand the nightmares of a honeymoon after you take over. I understand the issues that you have right now on your table. There are issues on many fronts. Rather than getting into the economics of it, the politics of it,
media is inside the country. So you essentially have more investment, require more investment. I don't mean financial terms, I mean cancer. In democracy, in comparison to the autocracy, that bureaucracy, whatever system the government had. My simple, it is very question, request is that how soon and how far are we from a situation in which the media existed when we were last time? Actually, that is a question easier for you to answer than for me to answer. Where do you find yourselves today compared to pre-2014? I can't answer that for you. As far as I am concerned, my wish would be to see a free and open media, to see a media that is able to report facts on the ground as they exist, without any interference, without any pulls or pressures, without any telephone calls कि ये कैसे लिखा, क्यों लिखा, इसको वापस ले लो. That is what I would like, and this interaction is a step in that direction. Nobody sitting here, at least as far as I know, has been told what they can and can't ask. Nobody has been given a slip of paper and asked, ye sawal pooch lo. You're free to put your hands up and ask whatever you like. Whether I can answer it or not is a different matter. And I would like for this not to be a one-off event. I can't say that on this scale it will happen all the time, but at least twice a year, if we can have a freewheeling interaction like this without an agenda, without a subject, and without sort of artificially imposed boundaries, maybe that will tell you where the press is today as opposed to my previous term. I mean, I'm often asked, did I learn any lessons from the last term? Yes, this is one of those lessons. Not having enough contact with you was, I think, a price that I paid in the previous government. Therefore, being more open and more accessible to you is something that I will definitely try to do in this term in office. आप माइक पकड़ लीजिए ना ताकि बाकी भी सुन लें. NIT expansion in Pulwama. So a delegate from that is also like to. So how are you assuring the people from this concern, because the agriculture board already has said that the product demand has contributed. So what is the assurance? हमारी ये इस सवाल की अपनी अहमियत है और मैं समझता हूँ लोगों की परेशानी, खासकर ज़मीन को लेके. हम अपनी ज़मीन बढ़ा नहीं सकते और ये वो ज़मीन है जो बहुत मुश्किल हालात में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने लोगों के हवाले किया और अब उनसे वो ज़मीन वापस ली जाए. मैं समझता हूँ मुश्किलात, लेकिन तरक्की को भी रोका नहीं जा सकता. Development will also have to go hand in hand with the concerns that people have. Now, to the best extent possible, we will have to ensure that whatever routes are selected, whether for roads or for railways, are on non-productive lands. Not all our lands are highly productive, but those that are, we should, to the fullest extent possible, avoid taking them over for any development projects. अब जहाँ तक NIT की आपने बात की, ये सही है कि एक वफद मुझे मिलने आया. They are concerned कि उस ज़मीन पे उनके बादाम के बागात वगैरह हैं. मैंने तो उनको इतना ही कहा, मैंने कहा ना अगर वहाँ के लोग NIT नहीं चाहते हैं तो हम इसको कहीं और ले लेंगे जहाँ लोग चाहते हैं.
not everybody is opposed to development here. There are areas where there is unproductive land that can be used for this NIT. So if the people of Pampore or Pulwama or any of those areas collectively, not 5 or 6 people, collectively if the people of that area do not want NIT to be located there, we'll find another location. If we can locate a central university somewhere, if we can locate an AIIMS somewhere, we'll find place for NIT also. अगर पुलवामा को नहीं चाहिए, कहीं और ले लेंगे, और भी ज़िले हैं यहाँ पे ना. There are other districts that will welcome it with open arms. I don't want to take names here, but an MLA of a party not associated with the government, जब पुलवामा में बात हुई, उन्होंने मुझे फ़ोन किया, कहना अगर उनको वहाँ नहीं चाहिए, मैं आपको ज़मीन दे दूंगा, मेरे यहाँ छोड़ दीजिए, मेरे यहाँ लगाइए ये NIT. वैसे भी हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ फिलहाल. So there are places where we can locate this, but we'll have to find a balance between our development needs and also protecting our productive agricultural land. जमहूरियत है ना. हमने कब, और ये मैंने बार बार जब नेशनल कॉन्फ्रेंस तंजीम को लेके आप लोग सवाल करते थे कि जनाब ये ऑटोक्रेसी है, खानदानी रूल है, यहाँ एक ही बात चलती है और वो जनाब फारूक अब्दुल्ला की है, वहाँ पे और किसी को बात करने की इजाज़त नहीं. मैंने हमेशा कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तंजीम में जमहूरियत है, सबको बात करने का अपना अधिकार, अपना हक है. उस हक को MP साहब ने इस्तेमाल किया, लेकिन इसमें भी आप देखिए ना हालात कैसे बदल गए. मुझे वो साल याद हैं जहाँ पे एहतजाज सोचना भी, करना तो दूसरी बात, एहतजाज की बात करना भी गैर कानूनी समझा जाता था. हमारे घरों पे और गेटों पे ताले लगते थे जब हम कहते थे कि हम घर से बाहर निकल के एहतजाज करेंगे. इनका एहतजाज चीफ मिनिस्टर के गेट तक पहुंचा. मेरे गेट के बाहर एहतजाज करने के बाद मुझसे उनकी मुलाकात हुई. इससे तो आपको पता चल जाता है कि कम से कम हम लोगों से डरने वाले नहीं हैं, ना हम उनसे छुपेंगे. उनके जज्बात हैं, उनके कुछ कंसर्न्स हैं जो उनका हक था हमारे पास लाना. लेकिन जहाँ तक रिजर्वेशन के हवाले से आपने बात की या उनका जो मुद्दा है, मैं तो थोड़ा सा हटके इसमें कहूँ. रिजर्वेशन का जहाँ तक इनका कंसर्न है, उसके लिए कैबिनेट की सब कमेटी जो है बिठाई गई है. वो अपना काम जो है, मैंने इन स्टूडेंट्स को कहा था कि टाइम बाउंड मैनर में, मैंने उनको कहा कि 6 महीने के अंदर अंदर उम्मीद की जाएगी कि कैबिनेट सब कमेटी जो है अपना काम मुकम्मल करे. उसके साथ साथ पैरेलली हाई कोर्ट भी इस मामले की सुनवाई जो है वो शुरू की गई है. लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप ओपन कैटेगरी से हो, रिजर्व कैटेगरी से हो, आज तो खतरा ये है कि हमारी नौकरियां हमारे लिए नहीं है, हमारा ज़मीन हमारे लिए नहीं है. हमें तो पहले ये नौकरियां और ये ज़मीन पहले अपने लिए बचाना होगा, फिर रिजर्वेशन का झगड़ा जो है वो हम करते रहेंगे. मुझे डर इस बात का है कि हम यहाँ रिजर्व्ड और ओपन वाली लड़ाई तो लड़ते रहेंगे, लेकिन जब बाहर से यहाँ जो है नौकरी लेने के लिए लोग आना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे. लेकिन जो मैंने कहा, दिस प्रोसेस इज बीइंग लुक्ड एट एंड वी विल बोथ will happen in parallel, cabinet subcommittee and the work of the honorable high court. जहाँ तक honorable MP के हवाले से आपने बात की, चलिए उन्होंने मेरे घर के बाहर एहतजाज किया, अच्छा किया. अब मैं उम्मीद करूँगा कि आने वाला जो पार्लियामेंट का सेशन लगेगा बजट का, वहाँ पे भी इसी तरह का एहतजाज किया जाए, बाकी पार्टियों को इसमें शामिल किया जाए, MPs को जोड़ दिया जाए और जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड के लिए वहाँ पे एक अच्छा खासा एहतजाज जो है हमारे MP साहब लीड करें, बड़ी अच्छी बात होगी. के बाद आपने जो
मीडिया को फ्री नेट दिया है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, उसके लिए हम आपको मुबारकबाद देते हैं। लेकिन उमर साहब आपको पता है नामसाइल हालात में अगर यहाँ किसी ने इस फैक्ट्री को जिंदा रखा है वो प्रिंट मीडिया, क्योंकि उन दिनों इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था। हमने क्या क्या उन दिनों सहा है और कितने जो हमारी जर्नलिस्ट के जो अजीज थे वो बेचारे शहीद हो गए। लेकिन एक संदरीकी है कि 2017 में जो रेट्स है इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के वो अभी भी 75% रेट है, क्योंकि आप ऐड कर रहे हैं इस वक्त यूटी के। अब वही रेट हमें जो प्रिंटिंग देना पड़ता है उसे ट्रिपल हो गया है। इस पर आप जरा देखिएगा, क्योंकि आज हम ये सब जो प्रिंट मीडिया वाले इन्होंने मुझे कहा कि आप ये सवाल उठाए। और दूसरी बात जो सवाल है, क्या आप 2009 और 2015 के बीच में जो आप वजीर आला थे उसमें और इसमें आप क्या कार्य करेंगे? जहाँ तक एडवर्टाइजिंग रेट्स के हवाले से आपने बात की, नोट किया हुआ, सेक्रेटरी जो हमारे अभी अभी आए हैं इंफॉर्मेशन के, राजू साहब, इनसे और डायरेक्टर इंफॉर्मेशन से बात करके जो भी हमें इसमें करना होगा हम कर लेंगे। जहाँ तक 2014 से पहले और आज मेरे में फ़र्क क्या है, बाल और ज़्यादा सफ़ेद हो गए, बुढ़ापे की तरफ अब तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। क्या बदलाव आया है या नहीं आया है ये आप जब मेरा ये टर्म ख़त्म होगा उस वक्त कहिए ना। मैं अपने मुंह से क्या कहूँ, मैं तो कहूँगा ना मैं बहुत अब ज़्यादा अब समझदार हो गया हूँ और बहुत मतलब काबिल अब हूँ, लेकिन मेरे कहने में कोई वज़न ही नहीं है। जब आप कहेंगे तो तब मुझे लगेगा कि वाकई फ़र्क आया है। तो जब 4 साल और 10 महीने लगभग रह गए हैं नए इलेक्शन को, उस वक्त बताइए ना पिछले टर्म और इस टर्म में अगर आपको कोई फ़र्क नज़र आया या नहीं। मुझे थोड़ा सा फ़र्क फ़िलहाल मैं आपसे कहूँ, मुझे थोड़ा सा फ़र्क नज़र आ रहा है। मैं एक मिसाल के तौर पे जो पिछले दिनों बर्फ़बारी हुई, मैं मान के चलता हूँ ना, अगर 2009 शुरू में इस तरह की बर्फ़बारी हुई होती मेरा रिस्पॉन्स इस तरह का नहीं होता। डीसीओं को मीटिंगों में शामिल करना, ऑनरेबल एमएलए से फीडबैक लेना, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइंस, ये 2009 में मुझसे नहीं होता। आज हुआ है क्योंकि थोड़ा सा बदलाव तो आ ही गया है। No, they'll be passed now. You put your, as the Director Information Sahab said, just put your hand up and it will reach you. This is the last on the right. Why don't you do one thing? Those of you who want to ask a question, I'm sure most of you have pen and paper with you. Just put your names on a slip of paper, send it up to the Director Information. It will be easier than him looking for your hands, because that becomes a little tougher. Just send up a slip of paper. He'll go through those and call your names out one by one. आप पूछ लीजिए ना। अच्छा उमर साहब, जब 370 को रिवोक किया गया उसके बाद बीजेपी गवर्नमेंट का ये कॉमन रेफरेंस रहा कि मसले कश्मीर अब हमेशा के लिए खत्म हो रहा है, लेकिन आपका जो हाई वोल्टेज कैंपेन था जिसमें लोग जुड़े, उसमें आपने कहा कि ये इलेक्शन बिजली पानी सड़क के लिए नहीं है, ये शनाख्त बचाने के लिए, आइडेंटिटी के लिए। तो आप इस वक्त जाहिर है अभी बहुत कम अर्सा हुआ है, लेकिन मसले कश्मीर अगर हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, क्या आप उसमें बिलीव करते हैं एज लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी? एक मिनट के लिए अगर हम मान के भी चलें ना कि जम्मू कश्मीर का इस तरफ का हिस्सा जो है वो हमेशा के लिए रिजॉल्व हुआ है, जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा सरहद के उस तरफ भी है ना। जब बीजेपी ये कहती है कि मसले कश्मीर का अब हमेशा के लिए हल हो गया है, क्या हम ये मान के चलें कि जो एलओसी के पार वाला हिस्सा है जम्मू कश्मीर का, उसका भी मसला हल हो गया है? जाहिर सी बात है नहीं है ना। मसला कश्मीर अभी भी है, चाहे सरहद के इस तरफ या उस तरफ, उस पर हम बहस कर सकते हैं, लेकिन मसला हमेशा के लिए हल नहीं हुआ है। हम चाहते हैं कि हो। और खासकर विंटर्स, क्योंकि समर्स में ऑब्वियसली
आपको लगता है आप कर पाएंगे वो, या फिर सब कुछ तभी होगा जब बिजली के हवाले से आपने सवाल किया, वो सही है। हर बार सर्दियों में हमें इस तरह के हालात देखने को मिलते हैं। हकीकत ये है कि पिछले सालों के मुकाबले इस साल हम ज़्यादा बिजली लोगों को फराहम कर रहे हैं, लेकिन आज भी कट्स की ज़रूरत पड़ रही है। अनरिस्ट्रिक्टेड अगर हम लोड देखें तो जितना हम सप्लाई कर रहे हैं उससे कहीं गुना ज़्यादा है। फ़िलहाल 1700-1800 मेगावाट के आसपास जो है हम बिजली सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन अनरिस्ट्रिक्टेड जो है वो उससे ज़्यादा है। अब आप मुझसे पूछ रहे हो कि ये कब तक हल होगा। जितने ज़्यादा हमारे जो पावर प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर में बन रहे हैं, जितनी जल्दी वो कंप्लीट हो जाएं, तो कम से कम अगर सर्दियों में उनकी जनरेशन कम हो, गर्मियों में हम वो पावर जो है हम बैंक कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। कोशिश की जाएगी कि हर साल हम ज़्यादा बिजली जो है वो बैंक करें, ताकि सर्दी में हम उनके पास छोड़ दें, गर्मियों में वो बिजली जो है हमें वापस मिले। लेकिन मीटरों के हवाले से आपने बात की, ये हकीकत है। फ़िलहाल हमारे जम्मू कश्मीर के जो AT&C लॉसेस जो हैं वो 50% से ज़्यादा हैं। मतलब हर रुपए बिजली जो हम सप्लाई करते हैं उसमें से हम मान के चलते हैं कि 50 पैसे हमें वापस नहीं आएंगे। हालांकि हमारे मुकाबले में जो रियासतें हैं उन्होंने इस नंबर को अब 10, 15, 17% पे उतारा हुआ है। हम आज भी 50% से ज़्यादा हैं। तो हमारी भी कोशिश रहनी चाहिए कि कम से कम हम भी 20% से कम अपनी AT&C लॉसेस को लाएं, ताकि और ज़्यादा बिजली हम लोगों को सप्लाई करें। इसके साथ साथ हमने जो अपने मंशूर में वादा किया है 200 यूनिट्स बिजली देने का, वो तो तभी होगा अगर मीटर लगा होगा, क्योंकि जहां एग्रीमेंट होगी वहां पे हम यूनिट्स मेजर नहीं करते। हम यूनिट सिर्फ वहां मेजर करते हैं जहां मीटर लगा हो। तो हम जब मार्च के महीने या अप्रैल के महीने में अपना ये स्कीम जो है इसको रोल आउट करना शुरू करेंगे, जाहिर सी बात है जहां जहां मीटर लगे होंगे उन्हीं को इस चीज़ का फ़ायदा होगा। तो जितना लोग मीटर की तरफ जाएं उससे जम्मू कश्मीर को तो फ़ायदा होगा ही होगा, लेकिन उन्हें भी फ़ायदा होगा मीटर का। डिप्टी CM साहब का जनाब, अनशेड्यूल पावर कट सिर्फ तब होते हैं या तो हमें सिस्टम जो है उसकी मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ता है। उसके लिए भी डिपार्टमेंट को कहा गया है कि पूरी तरह से इसको एडवर्टाइज करें, ताकि लोगों को पता चले किस इलाके में कहाँ पे शेड्यूल के मुताबिक हमें मेंटेनेंस के लिए कट लेना पड़ेगा। अनशेड्यूल तब होता है जबकि या तो ट्रांसफार्मर जल जाए या कोई सिस्टम में फेलियर हो। उसमें कोशिश की जाती है कि जल्द से जल्द जो है उसको दुरुस्त किया जाए और बिजली का सप्लाई जो है वो रिस्टोर हो। आपने डिप्टी CM साहब से कुछ पूछा था कि अब क्या लग रहा है ना, अब उतना ही जोश है, हाउ इज द जोश, शायद पूछा इसने। देखिए, हमें समझ नहीं आती कि ये बार बार आप ये सवाल क्यों हमें पूछते। मैंने उस दिन भी कहा था, फिर आज कहूँगा, फिर मैंने वही कहा उस समय। जी जी जी, अभी फिर 20 दिन और है ना। अभी 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन एक चीज़ हम कहें कि जो हमारे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब और चीफ मिनिस्टर अब्दुल्ला साहब ने जो इलेक्शन में हमारी पार्टी ने वादे किए थे, आपको पता नहीं क्यों लगता है कि हम नहीं कर रहे। पहली कैबिनेट मीटिंग हुई, हमने पहला ही रेजोल्यूशन वहाँ पे पास किया और कहा कि हमें स्टेट का दर्जा दोबारा दिया जाए, वापस हमारी खोई हुई इज्जत हमें बहाल की जाए। दूसरा, हमारी पहला हाउस लगा, पहले हाउस में ही हमने रेजोल्यूशन वहाँ पे पेश भी किया और पास भी हुआ, जहाँ हमने कहा कि हमारा खोया हुआ स्टेटस, और जो हम खोया हुआ स्टेटस कहते हैं, ये वादा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का भी है, ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब का भी है। अगर आपको याद होगा तो पार्लियामेंट के अंदर ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने कहा था कि जम्मू कश्मीर की ज़मीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार हम किसी बात को नहीं लेने देंगे। हम उसी बात को फिर उनको याद करें। इसलिए उन्होंने भी इलेक्शन में कहा था, अगर आपको याद होगा, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब जब जम्मू आए तो उस रैली में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर जैसे ही इलेक्शन खत्म होगा हम आपको आपका जो स्टेट का दर्जा दोबारा बहाल करेंगे। तो आज 2 महीने हो गए हैं, ये सवाल का वहाँ भी पूछा जाए कि आपने ये वादा किया था, और उम्मीद करेंगे आप जब वो कभी आएंगे, उनका कोई आएगा, आप उनसे भी पूछेंगे। लेकिन एक बात हम दावे से कहते हैं, जो हमने कहा है उस पर बिल्कुल डटे हुए हैं
और करके दिखाएंगे, और जब करके दिखाएंगे तभी आपके पास आएंगे। थैंक यू। We have received a lot of steps, so I call the names. Request you all to be patient. We'll try and come to everybody. Ms. Navid from the Indian Express. Hi, sir. Since we're here in the dead of the winter, I wanted to get a sense of the state of metering and cabling in J&K to check pilferage, and also what is it costing the exchequer right now to buy electricity from the Northern Grid. The CS is also here. The pilferage question came up in the sort of in a roundabout way in the answer that I gave. In terms of the metering, it's an ongoing process. It's part of the Government of India scheme. We are committed to implementing it, and we will. Obviously, the more metering that happens, the less pilferage there will be. That is actually the aim of this, and which is why both the J&K administration as well as the Power Ministry, Government of India, are keen to see these reforms go forward and taken to their logical conclusion, which we will do. The second part of your question was, how much is it costing us? What are we spending every day to buy electricity? 9,500 crores a year. 9,500 crores a year is how much we are spending to buy. And if you work on our AT&C losses of just over 50%, you can do the maths. That's what it's costing the exchequer. Mr. Nazir Masoodi from NDTV. Mike, wahan peeche. So it has been more than 2 months you have taken over as Chief Minister. Are you comfortable with this dual control system, or how it is working? And there have been lots of friction points over the last 2-3 months, including appointment of Advocate General, even also the recent controversy was the declaring holiday on Sheikh Mohammed Abdullah's birthday or the 13th July. How are you going to address these issues which are actually seen an attempt to undermine the elected government? Obviously, dual centers of power are not to anyone's advantage. If a government or any organization with dual systems of power was an effective means of governance or management, you would see it everywhere. The organization you work for, it has a chain of command, but ultimately authority is with one person. Whether it's in government, whether it's in business, whether it's in sport, whether it's in the security forces, ultimately systems work better when there is a single point of command. This is one of the ultimately decides. ये मामला हाई कोर्ट में रिजॉल्व नहीं होगा. Ultimately ये सुप्रीम कोर्ट तक मामला जाएगा. And whatever the cabinet subcommittee recommends or decides, it would be bound by what the Supreme Court orders. ये parallel में अपना काम कर लेंगे, वो अपना कर लेंगे. Ultimately, what the Supreme Court decides on this matter is what will be bound for all of us. One last question there. What's up? Good afternoon. So everybody has spoken about our fraternity. This is a long list, but I just want to mention 2 of our colleagues, Irfan Mehraj and Majid Haidari. Both of them are in jail. So I will want the government, if they can, put in a word with the relevant authorities about their release. And the second thing I wanted to understand, what is the relationship of National Conference with the Congress as of now? Congress is like making very strategic remarks about several things. And you have not filled your 3 cabinet seats as well till now. So we want to understand what is the relationship right now. And another thing, Umar Saab, some concerned parties have talked about the auction of properties in Gulbarga and other places because the lease has not been extended. So we wanted to understand, is there any sort of proposal, or you will just say it's one another rumor going on in these winters? And last, Thank you. Now, how many questions will you get now? JK Bose and SCRT are looking for the chairpersons. And we are told that they are not restricted to the domicile.
exercise. You're asking for the chairperson from across the country. So, isn't this contrary to what you just said, that we should not be losing our jobs as union territory? Thank you. Now the problem when you ask 5-6 questions at the same time is it's a struggle to remember all your questions. But anyway, I'll try and, because I'd put my pad away. On the first one, yes, we will. On the second one, what is the nature of our relationship with the Congress, the National Conference? And I'm not here addressing a party press conference, therefore that is another issue. But the National Conference is part of the India bloc. The Congress is supporting this government. At the moment, it's outside support. In this very hall, or just outside this hall, after we took oath, a senior Congress leader was asked and had said that they will remain out until statehood is restored. I assume that is the position of the Congress because I haven't heard any change after that. Third question was about Bose. Auction of properties. There is no proposal at the moment for auctioning of properties in Gulmarg. There is a genuine problem with regard to leases. And we are in the process of formulating a policy for lease renewal, how to go about it. A lot of hotels in Gulmarg have had their leases expired. Similar is the case here. There are properties in Pahalgam with expired leases. Some of the confusion was caused by the Roshni scheme being struck down by the courts because those people with live leases opted to exercise the Roshni right and took freehold. When that was struck down, they now neither have freehold nor leasehold. So this is something that the government is aware of, and we're formulating a policy on this. On the school education, I will defer to the minister, and then I'll ask Director Information to wind up. जहाँ बोर्ड चेयरमैन की आपने बात की है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि बाहर से बोला गया है कि कहीं से भी. इसके लिए ऑलरेडी एक सर्च कमेटी बनाई गई है और सर्च कमेटी सर्च करेगी कि इसमें किस किस की महारत है, कौन एक्सपीरियंस लोग हैं जिनको हम लेंगे जो बोर्ड में जाके एज चेयरमैन अपना काम करेंगे. इतना ही है और कुछ नहीं. थैंक यू. Thank you. Our heartfelt gratitude to the Honorable Chief Minister and other dignitaries for sparing their valuable time. Thanks also to the members of the media fraternity for their valuable inputs and their participation. I request you all to join us for tea upstairs. Thank you. There is no such requirement in any part of the country as has been introduced in JNK. One. Question, sir. You have won elections with a massive mandate for the first time since 83. With this mandate, sir, you went to Delhi. You had options to go to court, but you opted to go to Delhi to those people who snatched statehood from us. What was the thought in going? Well, first and foremost, the question with regard to the information department. Look, I know that there have been sort of complaints in the past in terms of journalists being accredited or invited to official functions. I think from at least this press conference, you can draw the inference that it's open to all of you to participate in, and we are not going to be sort of picking and choosing who we will speak to and who we won't. There has also in the past been this issue with regard to verification for accreditation. Soon after assuming office, even though as a union territory it's not within the sort of powers that are exercised by the elected government, I did have a conversation with the ADG in charge of CID to particularly talk about this issue of accreditation and CID verification. And I'm hoping that some of these complaints that have existed in the past will be done away with. I don't want to say more than that. Your second question was, what was the thought process behind going to Delhi rather than going to court? Simply that going to court would be a fight. A fight is never your first option. A fight should always be your last option. Your first option is to remind Government of India of the promise they've made. If Government of India had not promised that statehood would be restored,
if the Supreme Court had not talked about restoration of statehood at the earliest opportunity, then I guess our first option would have been the court. But given that the Prime Minister, Home Minister, others, whether in Parliament, whether in public meetings, whether in private meetings, they have committed themselves to restoring statehood to Jammu and Kashmir. Clearly, we have to give them the first opportunity to restore it. Every government or every individual has the right of recourse to courts, but that was never going to be our first option. It would always be the last one. Nasir Ganai out. Mr. Chief Minister, sir, last year in August, you said it would be very difficult for you to become Chief Minister of JNP given the unity status. I will not quote exact quote of yours, but 2 months now in power, how do you see yourself as a Chief Minister, as an empowered Chief Minister? And my second question is about whether we will see any progress regarding appointment of editor generals, opening of the press club, given the DPP saying all 39 departments are with the Chief Minister of Jammu and Kashmir, except the whole department. Do we see progress on these issues? No, but it's a fact that all departments are with the elected government, other than law and order and security. There are parts of the Home Department also that the elected government looks after. So that is neither here nor there. I mean, how can I tell you that I see myself as an empowered Chief Minister if one of the first things I did was to remind Government of India to fulfill its promise of statehood? No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister of a No Chief Minister of a Union Territory is as empowered as the Chief Minister of a state. That is a fact. There's no point living in denial. If I was as empowered in a Union Territory as a state, why would I be bothered about getting statehood back then? I would be quite happy to continue as a Union Territory. But that is not the case, and which is why we want the promise and the commitment made to the people of Jammu and Kashmir fulfilled at the earliest. That's it. Amritpal Singh Bali, Amarjal. अब सवाल ये रहेगा कि जिस तरह से एक विशेष धर्म को लेकर प्रचार किया जाता है, कश्मीर को लीक करने की कोशिश की जा रही है, तो कश्मीर की जो संस्कृति और धरोहर है उसको बचाने के लिए आप अगर दूसरी धर्म की बात करें तो क्या स्टेप उठाएंगे सर? नहीं, सॉरी, सवाल का पहला हिस्सा क्या था? किसी एक विशेष धर्म के साथ जोड़कर कश्मीर का प्रचार किया जाता है, जबकि कश्मीर में तहरीर धर्मनिरपेक्षता की हमेशा मिसाल होती है। हमने तो बार बार इस चीज़ का सबूत दिया है। इसके लिए हुकूमत को कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद करते हैं। अब पिछले दिनों जब बर्फ़बारी हुई और हमारे जो मेहमान बर्फ़ के वजह से फंस गए थे, हुकूमत ने लोगों को मजबूर नहीं किया था कि वो अपनी दुकानें खोलें, अपने घर खोलें, अपनी मस्जिदें खोलें। लोगों ने खुद किया, अपनी मर्ज़ी से किया, चाहे बानीहाल हो, चाहे काजीगुंड हो, चाहे गुंड और सोनमर्ग के इलाके में हो। लोगों ने इन मेहमानों को घरों गाड़ियों से निकाल के कहा कि आप मत करिए कोशिश, आइए हमारे घर में रात को रहिए, दूसरे दिन हम आपको सही सलामत श्रीनगर पहुंचा देंगे, बिना मज़हब व मिल्लत। और मैंने ये कहा, इसमें हम हुकूमत ने कोई इसमें उन लोगों पे दबाव नहीं डाला। ऐसा नहीं है कि डीसी हजरात ने या डिवकॉम साहब ने उन लोगों को कहा कि आप ज़बरदस्ती अपने मस्जिद खोलो या दुकानें खोलो या मकान खोलो। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया। यही जम्मू कश्मीर है और इसी जम्मू कश्मीर को लोग खुद बचाएंगे। हुकूमत को इसमें कुछ खास करने की ज़रूरत नहीं होगी। जब जब इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लोग खुद ब खुद करेंगे। आपने स्लिप भेजा ना, आ जाएंगे, कोशिश करेंगे ना, आपकी स्लिप तक पहुंच जाएंगे हम। I mean, obviously,
for us, the biggest challenge is to get statehood back. So much of what we want is tied to that. Then there are obvious challenges of day-to-day governance. Jammu and Kashmir operates a deficit budget. We spend more than we earn. Therefore, we are more dependent on Government of India than a lot of other states and territories. Delhi is a union territory, or is a state, but it's a hybrid state. It has a sort of peculiar government like ours, but they have a huge advantage that we don't have. They operate a surplus budget. We operate a deficit budget. That is a problem for us. We talked about electricity. Unemployment is a problem for us. Tourism is a huge opportunity for us. But at the moment, our tourism is limited to a handful of areas. Growing the areas that see tourist footfall, that is something we'd like to see. Growing tourism into parts of Jammu that are untouched but have a lot of potential. That is an area for us. And continuing to consolidate on an improving law and order and security situation. That also is something. Look, no security functionary functioned in isolation. So even though law and order and security are not part of the mandate of the elected government, it can't happen in isolation. Elected representatives, they fall apart, they play a part in this. Elected governments play a part in this. Our governance will have a bearing on the law and order and the peaceful conditions in Jammu and Kashmir. So all this becomes part of our challenge. Raj Ahmed, TV9. सर 370 घटने के बाद से ये बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विकास धाराएं रह रही है और इसलिए जम्मू कश्मीर में ये बताइए सर कि आवाज ये है कि जैसे रेलवे भी शुरू हो गई है और उसके बाद अभी सैटेलाइट वाला कॉलोनी जो इशू है इसमें लोगों की ये चिंता है सैटेलाइट कॉलोनी अगर बन रही है तो किस बीजेपी मदद की समुदाय के लिए ना फिलहाल तो मैं कहूँ ना, मेरे टेबल पे कोई सैटेलाइट कॉलोनी का प्रपोजल नहीं आया ना, और ये महकमा मैं संभाल रहा हूँ। और बदकिस्मती से सबसे ज़्यादा शोर इस सैटेलाइट कॉलोनी को लेके वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने अपने बजट्स में उस वक्त न्यू श्रीनगर एंड ग्रेटर श्रीनगर, न्यू जम्मू, ग्रेटर जम्मू की बात की थी, जो हमारे सेक्रेटेरिएट को यहाँ से हटा के परिहासपुरा लेने की बात कर रहे थे। आज उनको नए ये सैटेलाइट कॉलोनी, जिस सैटेलाइट कॉलोनी का कहीं पे नक्शा भी नहीं बना है, उस पे लेके वो शोर मचा रहे हैं। नक्शा आने दीजिए ना, फिर हम बात करेंगे। ऐसा कोई प्रपोजल अभी गवर्नमेंट के सामने है भी नहीं। लेकिन आमतौर पे जब हम श्रीनगर के बाशिंदों से बात करते हैं, वो डीकंजेस्शन की बात करते हैं। वो कहते हैं ना, श्रीनगर शहर बहुत कंजेस्टेड हुआ है, यहाँ ट्रैफिक का मसला है, एक शहर के एक तरफ से दूसरे तरफ पहुंचने में अब कितना वक्त लगता है वो हमें मालूम है। हाउसिंग का एक मसला है। यहाँ डाउनटाउन के ऐसे घर हैं जहाँ 3-3, 4-4 फैमिलियाँ जो हैं वो बसी हुई हैं। वो चाहते हैं कि अगर उनको मौका मिले तो वो शहर से बाहर निकलें। ये टाउनशिप जो है बाहर से लोगों को यहाँ बसाने के लिए नहीं होगा, अगर जब बनेगा वो श्रीनगर को डीकंजेस्ट करने के लिए, लोगों को एक मौका देने के लिए, जो देहात के इलाके छोड़ के शहर के नज़दीक बसना चाहेंगे या जो शहर बीच छोड़ के एक खुली जगह में बसना चाहेंगे, उनके लिए होगा। लेकिन फिलहाल कोई ऐसा प्रपोजल, कोई ऐसा नक्शा, कोई ऐसी चीज़ जो है मेरे सामने या हुकूमत के सामने बन के नहीं आई है। देश में अभी भी धर्म के नाम पर तरह तरह की बहस रोज देखने को मिलती है। अभी अब कुछ दिनों पहले राजस्थान हिंदुज्म का एक सिंबोलिज्म ये माना जाता है कि पीएम मोदी हरपाल चादर जो है वो बेचते हैं। अब कुछ हिंदू संगठन जो है वो इसके विरोध में आए। आज शाम को पीएम को चादर भेजनी है और वो इसका विरोध कर रहे हैं कि अजमेर दरगाह के नीचे मंदिर होने की जो याचिका है वो कोर्ट में जो है वो कर दी है। उस पर सुनवाई हुई है, तब तक पीएम जो है वो वहाँ चादर ना दे। यूपी की अगर हम बात करें तो कुंभ महाकुंभ शुरुआत होने वाली है 13 जनवरी से। वहाँ पर गैर हिंदुओं को चाय की दुकान और जूस की दुकान लगाने से जो है वो मना किया जाएगा।
ना अब क्या करें ना, अब धर्म को सियासत से अलग नहीं किया जा सकता। कहने के लिए तो हम कहते हैं सेपरेशन ऑफ चर्च एंड स्टेट, लेकिन नहीं होता ना। धर्म के बुनियाद पे वोट मांगे जाते हैं, धर्म के बुनियाद पे सियासत की जाती है। यह हकीकत है, इसको हमें तस्लीम करना होगा। अब वजीर आजम साहब दबाव में ना आए और चादर भेजें, यही हमारी उम्मीद होगी। सिर्फ एक ही धर्म के लोग अजमेर शरीफ नहीं जाते, जितने मुसलमान जाते हैं उतने ही गैर मुसलमान जाते हैं वहाँ पे। बहुत लोगों की जो है के जज्बात वहाँ से जुड़े हुए हैं। और जहाँ तक हर मस्जिद के नीचे अब लोग मंदिर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने तो शुक्र है इस चीज़ पे रोक लगाई है, वो ओवरऑल इसमें एक फैसले पे आएंगे, वो फैसला सब पे जो है लागू होगा। Hi sir, thank you for having me sir. So I want to talk about service verification. Like many other people, they're facing hurdles because of the unlawful activity by their relatives, which is obviously not in their control. So I want to know from you what is being done for them. Thank you. Well, more will be done for them when we are a state. Less can be done for them, at least at our behest, as a union territory. But taking an earlier answer a little further, when I talked about verification for credentials for media persons, in the same conversation that I had with the police official, I did talk about this CID verification for passports, for jobs and other things. Look, I've always said a militant's son is not a militant. It's unfair and it's not part of the law of natural justice to punish people because of something a family member of theirs did. Consciously, we did away with this whole blacklisting in our previous government. But it's only something that we can sort of advise or counsel the police department about at the moment. We can't instruct an order, but I do believe that there is some easing of this. There is scope for further. It will happen over time. So we have around 15 minutes left, so with your permission, we'll take 5 more questions. Sure. Beg Shamli Nation Express. चले आपको मैं लास्ट वाला आपको दे दूंगा। इन 5 के बाद छठा आपका होगा, then we'll wind up. वालेकुम। मैं किसी पीडीडी या कोई टूरिज्म की बात नहीं करूँगा। ये सब मेरे जितने भी यहाँ पे बीच में मेरे दोस्त से मैंने बात की है, बहुत अच्छा किया है, मैं इसमें बड़ा आभारी हूँ। सर, हमारी कश्मीरी में कहावत है कि दर्द है। सर, किसी ने अपनी बात नहीं की है। हम जिन मराहिल से गुजर रहे हैं 2019 के बाद, जो हालत हमारी हुई है, ये पहली बार कोई यहाँ सिर्फ आपको देख के अल्लाह पिशाई कर रहे हैं, तो पहली बार हमें किसी इवेंट और कॉन्फ्रेंस में बुलाया जा रहा है। तो सर, नीरज आशिक साहब का काम है, जितना भी अप्रिशिएट करना चाहूँगा कि उन्होंने हक की बात की और इमरान साहब ने बात की है गुलिस्तान से। सर, हमें पता नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होती है और किन लोगों को बुलाया जा रहा है। सवाल मेरा यह है सर, 2016 में जो एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी जिसमें यह है कि जो न्यूली जो फ्रेशर्स जो है न्यूज़पेपर्स वाले जो हैं, हर साल बाद उनकी जो इंटरनेट कमेटी कायम की जाएगी, वो साल को अदाला किया जाएगा उनकी जो मामला है। लेकिन सर 2019 में लास्ट इंटरनेट कमेटी जो मुनक़द हुई है, हेडेड बाय मिस्टर शर्मा कपील साहब, ही वाज कमिश्नर सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन बोर्ड। सर, एम्पैनलमेंट कमेटी में उस वक्त ये नोट किया गया है, उस वक्त डेफर की गई एम्पैनलमेंट कमेटी और मिनट्स ऑफ द मीटिंग पे मेंशन किया गया इंफॉर्मेशन कोऑर्डिनेटर की विद नो सून ये एम्पैनलमेंट कमेटी जो उसका कायम कर दिया गया। लेकिन 6 साल गुजर गए इसके। ठीक है ना। प्रपोजल बनाया गया है सफरिंग बैडली और द पीपल हु आर इन्वॉल्वड ये रेट रिवीजन की बात है ना। सर, रेट रिवीजन की बात है, एम्पैनलमेंट ऑफ न्यूज़पेपर, एम्पैनलमेंट एंड रेट रिवीजन, ठीक है ना। दूसरी बात ये है कि 2019 में जो न्यूज़पेपर यहाँ जो वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन है, ग्रेटर कश्मीर है, सिमिलर टाइटल है, तामीर इरशाद है, कश्मीर रीडर है सर, उनका कोई वजूद ही नहीं है सर यहाँ।
पता आपको पता चला? जब चाय पिएंगे ना मुझे बता देना, मुझे अभी तक पता नहीं चला ना। तो ढूंढ ही रहे, हम भी अभी ढूंढ रहे हैं। ठीक है ना, मैंने नोट कर लिया हुआ है, हम कर लेंगे। अब आप इनके सवाल खा जाओगे। चलो मैं अप्रिशिएट करता हूँ आकाश से मोहम्मद मेहदी साहब का, जिसकी वजह से आज हम यहाँ, शायद ये पार्ट है किसी चीज का। किस चीज का? पार्ट है कि हम लापरवाही कर रहे हैं आपके सामने, हम बोल ना ये नहीं है, लेना अपने, आई एम सॉरी, ये नहीं ना, ये ना, ये मत करिए ना, ये ना, ये ना, मैं माफी चाहता हूँ ना। ये अब मैंने अभी तक गिला किया नहीं, नहीं ना, नो दिस इज नॉट फेयर। अगले नहीं, सुनिए ना, आप एक काम करिए ना, जिसने आपको यहाँ पहुंचाया आप जवाब उनसे ले लीजिए ना, टेक द नेक्स्ट वन। नहीं ना, आई एम डन, आई एम डन। Mohammed Aslam from KNS. Whoever got you here, you get the answer from them. चलें ना। Mohammed Aslam from KNS. Mike. चले। हेलो एक ना, बहुत सारे सवाल इसमें ये लग रहा है कि शायद ये परिस्थिति को जितने की पावर सुनी थे ये नहीं। 2023 में आपने बोला था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, अब आपने छोड़ा। लड़ना अच्छा था कि आपने लड़ा इलेक्शन ये से मैंने लड़ा ना, अब लड़ा, अब मैं किए को वापस ले नहीं सकता। अगर मैं वक्त वापस ले सकता था तो बहुत सी चीजें बदल जाती ना। मेरा इलेक्शन लड़ना ना लड़ने का सवाल ही नहीं आता, हम बहुत और ज्यादा पीछे जाते। लड़ लिया, अब मुझे एक मौका मिला है यहाँ लोगों की खिदमत करने का, और मैं उस मौके का जो है पूरी तरह से इस्तेमाल करूँगा, एक मौका भी नहीं गंवाऊंगा। और उसके बाद लोगों तक है ना, अगर वो मेरे काम को पसंद करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो मुझे दोबारा सबक सीखने का मौका मिलेगा। हेलो, सारी सिचुएशन जो कश्मीर में चल रही है, आम लोगों का काम है, मुझे आम लोगों का सुना नहीं जाता, जैसे बेकार था कि दिल्ली जो है वो उमर अब्दुल्ला से चाहती है कि उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पे यहाँ पे किया जाए, और बड़ी एक कारण है कि यहाँ पे डुअल टाइप की सरकार चलेगी, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस भी सेटल करेगा, और उसके कुछ इश्यूज जैसे स्टेट वापस नहीं मिला, उसका डेट आपको बताया जा रहा है, और बहुत से और फिर अगर आप एक रिसर्च वगैरह है वो करते करते कैसे 24 साल में जम्मू के दौरे की मिसाल दी जाती है कि गए वहाँ पे कोई था नहीं, उनके ऑर्डर निकाल में आधे घंटे के अंदर सारे ऑर्डर वापस देंगे। उसके साथ साथ कल ही आया हुआ उसकी लेके कोट किया जाता है, तो आम लोगों को नहीं, सॉरी, क्या आया? मेंशन कर लीजिए क्या आया हुआ, क्या कहाँ पे आया हुआ? कुछ नहीं देखा है, ये आपके जहन में है। कोई नहीं ना, हो जाता है। What is your question? जीएमसी में गए इलेक्शन में आप तो जरूर चाहेंगे ना, और आप तो जरूर चाहेंगे, और आपके जो खैर खां हैं वो इस चीज को यहाँ बेचने की बड़ी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब आपने सवाल किया, मुझे जवाब देने दीजिए ना। मुझे 2 महीने और कुछ दिन, आप बैठे ना, हो गया। हाँ, मुझे 2 महीने और कुछ दिन हो गए यहाँ, ना हो प्राइम मिनिस्टर के तरफ से, ना होम मिनिस्टर के तरफ से, ना बीजेपी के किसी लीडर के तरफ से, ना राजभवन के तरफ से किसी तरह का भी कोई ऐसा दबाव आया है मेरे ऊपर या मेरे साथियों के ऊपर कि हम अपनी सोच में कोई बदलाव लाएं, या हम अपने अल्फाजों को तब्दील करें, या हम अपना मौक़िफ़ बदलें। पहले दिन से होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सबों ने मुझे एक ही चीज़ कहा कि जनाब ठीक है, अगर लोगों का फैसला कुछ और होता
हुकूमत बीजेपी की होती और आप ऑपोजिशन में होते, लेकिन लोगों ने अपना फैसला सुनाया, बीजेपी को ऑपोजिशन में बिठाया और आपको हुकूमत करने का मौका दिया। आपको कोई डिस्टेबलाइज करने की कोशिश नहीं की जाएगी, आपकी हुकूमत को कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की जाएगी। जो ताउन हमने इससे पहले एलजी साहब को दिया था, वही ताउन हम आपको देंगे। आप लोगों की खिदमत करिए। वी विल रिस्पेक्ट द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ये वज़ीर आज़म साहब के अल्फाज हैं, ये होम मिनिस्टर साहब के अल्फाज हैं। अब जो लोग ख्वाब में ये देखते हैं कि मेरे ऊपर दबाव है, मैं कल बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं एनडीए ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, अब मैं अब क्या कर सकता हूँ। सर्दियों में वो हमाम में बैठ के अफवाहों को चलाने के अलावा और कुछ नहीं करते। मुझे काम करना है, मैं काम करूंगा, वो लोग अफवाहें फैलाएं। अच्छा चलिए करें। एक आपने जीएमसी के बारे में किया था सवाल सनम जी, ऐसा कुछ नहीं है। जीएमसी में गई जम्मू, मुझसे पहले डिप्टी सीएम साहब गए, जो हमने वहाँ डिसीजन लिए, डॉक्टर्स को सस्पेंड किया गया, वो ऑर्डर ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुआ है। जहाँ तक साउथ कश्मीर या नॉर्थ कश्मीर या सेंट्रल कश्मीर की बात है, हम सबसे पहले मुतमईन है, हमारी सरकार मुतमईन है कि हमने सबको अकाउंटेबल बनाया। जो लोग काम नहीं करते हैं, आज वो 8 ही बजे 9 ही बजे अपने ऑफिसों में पहुंच जाते हैं, और जो हम डिसीजन देते हैं वो डिसीजन बिल्कुल इम्प्लीमेंट हो जाते हैं। अगर आपको उसकी डिटेल्स चाहिए, बाद में आके मुझसे ले लीजिए। मुझे बताइए ना, बर्फबारी के बाद आपको कहीं लगा कि हुकूमत जो है या अफसर या फील्ड पे जो लोग हैं वो गवर्नमेंट के साथ मिलके काम नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल कर रहे हैं। मैं जानता हूँ ना, कुछ लोग चाहेंगे कि हमारे और अफसरों के बीच में एक तनाव रहे कि हालात जो है हम काम ना कर सकें, लेकिन अब मैंने इसलिए शुरू में ही कहा, ठीक है थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना कि अफसर हमारी बात नहीं मानते या हमें काम नहीं करने देते, या हम यहाँ से एक ऑर्डर देते हैं अफसर दूसरा ऑर्डर दे देता है। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मिलके हम काम कर रहे हैं, ठीक है ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, लेकिन हो रहा है। सर, पहले दिन से ही जब से ये गवर्नमेंट बनी है तब से आपके मिनिस्टर्स और जो भी गवर्नमेंट है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि लोगों के जो भी मसाइल है वो हल हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे इश्यूज हैं जो प्रोमिसेस मैनिफेस्टो में किए गए हैं जिनके लिए स्टेटहुड का रेस्टोरेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर भी बहुत ज्यादा डिस्कस हुआ। आप इंडिया की टॉप लीडरशिप से मिले हैं सर, रियलिस्टिकली आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है कि स्टेटहुड को कब तक रेस्टोर किया जा सकता है, और अगर सेम ऐसे ही इसमें डिले होता रहा तो लोगों की एस्पिरेशंस को फुलफिल कैसे करेंगे आप, जो आप डिस्पाइट कह रहे हैं कि यहाँ पर वो आप लोगों के एस्पिरेशंस फुलफिल करना वो हमारी जिम्मेदारी है, वो आप हम पे छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। मैंने इसलिए कहा, हमें लोगों ने मैंडेट 5 दिन या 5 हफ्ते या 5 महीने के लिए नहीं दिया, 5 साल के लिए दिया है, और हम इन 5 सालों में अपना पूरा जो है मंशूर जो है उसको पूरा करके लोगों के सामने रख लेंगे। जहाँ तक हम क्या उम्मीद कर रहे हैं, हम यही उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द होगा। अगर मेरे पास एक टाइमलाइन होता या एक डेट होता, मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस उसी से शुरू कर लेता कि इस दिन को फलाने तारीख को जम्मू कश्मीर जो है यूटी से स्टेटहुड में तब्दील होगा, लेकिन फिलहाल मेरे पास डेट है नहीं, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द होगा। नहीं होता है, आगे हमें क्या करना होगा वो हम बाद में फिर तय कर लेंगे। This will be the last question. Farzana Nisar, Kashmir Observer. I'll take three. I'll take hers and 2 here, and then we'll have to break. Right. Okay, 4th one, and that's it. Chale. One sec. Wait. Thank you so much for having us here. My question is that a few weeks ago there was quite a spectacle outside your residence here when Ruhullah protested a reservation. Why do you think he chose your residence for protest and not all powerful Raj Bhavan? We also saw that... okay, sorry, you finish. Huh? We also saw that later on X communicated using poems and literature. So I just want to know, has the communication stopped internally between you people? Has communication stopped between who? You and Ruhullah. Also, my question is that is Ruhullah not aware of the powers that his ruling party has? Look, why he chose to protest outside the gate of the Chief Minister's residence, only he can answer. Is he aware of the powers or not? Only he can answer.
is the communication there? I have never been, or he and I have never had the sort of relationship जहाँ मैं सुबह उठ के उसको गुड मॉर्निंग करूँ और रात को गुड नाइट करूँ. बीच बीच में जब बात करने की जरूरत पड़ती है हम करते हैं, जिस तरह मेरे बाकी साथियों के साथ रहता है. Like to add to this question, on one side, people from your party. चलें. मज़ा बहुत बहुत शुक्रिया and thank you so much for inviting all of us here. और I think the credit goes to your team and your entire cabinet also. My humble question is, for the last 5 years, we have seen a lot of cases, especially in the government. A lot of employees, a lot of individuals got disengaged, and a lot of employees were dismissed when the government invoked certain clauses of the rules, and they still stand disengaged. They have no power to go to the court as well. Does the government will consider these? Would you consider these cases again, or would they have individuals to come back and consider their cases? Is there बहुत सारे doctors हैं, बहुत सारे lawyers हैं, बहुत सारे police वाले हैं? And my second question is, since a lot of things are discussed here, my second question is pertaining to you. पिछले कुछ अरसे से आपकी political posture भी change हो गई, and I see you mostly with Sodhi cap, and I see you mostly with you done a dress which tells you Muslim part of it. What is there a message? Is there a message that conveys? Okay, now if you see a message, then good. Okay, first, on the first part of your question, whether we would reconsider or not, let us first be in a position to reconsider. For that, it's unfortunately again one of those situations that requires statehood to come back. But this is a conversation we can have later. As far as let me just say this. I don't open my cupboard and decide what to wear based on what message you will understand from that. Honestly, I don't. Which is sometimes why it gets me into trouble. अब दिल्ली जाके मैंने फंक्शन किया, सूट पहना, उस पर भी मुझे गालियां पड़ी. अब क्या करूं ना, मैं सोचता नहीं हूं. अगर सोचता तो शायद मैं कुर्ता पजामा पहन के कर लेता. नहीं किया, सूट पहन के किया. उस पर भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई. Now I wear this cap because, truth be told, I tried wearing a karakulli, it doesn't suit me. It doesn't. I tried. मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ, नहीं चला. And it's closely identified with my father. फिर कहेंगे ना बाप का ये नकल कर रहा है. तो this is part of our heritage. I like it. It keeps my head warm in winter also. बाल भी कम हो रहे हैं. तो लगा लिया. I don't dress and I don't do things because of the wider message that may go out. I should, but I don't. बाकी आप इससे खुद क्या निकाल लेते हैं वो ठीक है. Look, I believe that it is important to respect all cultures, which is why again I got into trouble by some people क्योंकि जम्मू के अस्पताल के फंक्शन में उन्होंने मुझे पगड़ी बंधवा के दी. उस पे भी कुछ लोगों को तकलीफ हुई. Now, if we are unhappy because some people refuse to wear a skull cap, how can we then say कि नहीं जनाब आपने पगड़ी बंधवाई तो आपने गलत किया? It's somebody's culture. We respect that culture. ना मेरे पगड़ी बंधवाने से मेरा मजहब कमजोर नहीं होता. My religious faith does not weaken. If anything, it's just a sign of respect and acceptance of somebody else's beliefs. Section 6, Section 7, Section 12 of the Agrarian Reforms Act will form the backbone of the preservation of the agricultural land of the human being. There is a rumor that these sections are being agreed. Is it true? If yes, what is the effect on the agricultural land? Is it only Yep. I will refer you to an answer I gave earlier. Winter season is rumor season. इसमें कुछ हमारा भी कसूर है कि हम सही माने में बिजली आपको दे नहीं पाते, तो अफवाहों के अलावा उस वक्त गुजारने के लिए कुछ खास होता नहीं है. Don't go by rumors. There is no such proposal in front of the government. And
when we have proposals, we will announce them. We will not leak them in the form of rumors. हम बाज़ाब्ता आपसे आके कहेंगे ना ये हमारा proposal है. फिलहाल इस तरह का कोई proposal नहीं है. This will be never ending. Okay, I'll end with you. One here and one. Last two questions, please. आप बोल दो ना. Just two last questions. हेलो, चलो ना. साहब मुकर्रम हूँ, मैं हिंदी खबर से काम कर रहा हूँ. तो सवाल तो बहुत ही क्वेश्चन आप पूछे भी गए. तो क्वेश्चन मेरा ये है कि इलेक्शन से पहले मरुतला को यह पता नहीं था कि मुझे यूपी में इलेक्शन लड़ना है, नंबर 1. और जो हमने भी कॉन्स्टिट्यूंसीज में कवर किया इलेक्शन रैलीज, और जो फर्स्ट टाइम वोटर्स है जिनको ये एक्सपेक्टेशन थी कि हमने इस बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुकूमत बनाने की रिजर्वेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है. अब उसमें एम्बिग्यूटी और कंफ्यूजन कहाँ पे हुआ है? आपके काबिने के 2 वजीर कहते हैं कि ये सब्जुडिस मैटर है. आप कह रहे हैं कि विद इन 6 मंथ्स ये रिजर्वेशन का मसला हल करेंगे. लेकिन अभी भी जो यूथ है, जो जिन्हें आप पे भरोसा करते हैं, वो बड़ा जिनसे हमने बात की, वो कह रहे हैं कि जल्द से जल्द ये रिजर्वेशन का मसला इस पर कब क्लियर पिक्चर सामने आए. और दूसरे ये जो एम्बिग्यूटी से एक मिनिस्टर सब्जुडिस कह रहा है, एक कह रहा है कि हम मसला हल करेंगे, तो इस पे कंफ्यूजन कोई कंफ्यूजन नहीं ना. बस one you had one. That's not fair. अब कोई कंफ्यूजन नहीं है ना. मैंने सारा क्लियर करके आपको कह दिया हुआ. लेकिन ये भी सही है कि जो भी कैबिनेट सब कमेटी की इसमें रिकमेंडेशंस होंगी, they will be bound by whatever the sort of peculiarities of a union territory. That dual systems of power are built into the structure, which is why in my opening remarks I did mention that it is a learning sort of period for us, understanding where our authority begins, where it ends, where the authority of Raj Bhavan starts, where it ends. That said, I think some of the prickliness is more a figment of imagination than reality. There have been 1 or 2 areas where there has been a difference of opinion in terms of whose authority it is. But it's not as widespread as you would like it to like to believe it is. There are, which is why there is an ongoing exercise on the part of the government to sort of I don't know if codify the word is the right word to use, but at least to put into place our TOBR, our business rules, so that this, if there's any uncertainty or any clarity that is required, that clarity will be built into the system. On our part, the draft of this is being shared with some legal luminaries for their inputs and their suggestions. After it's framed up, then we'll send it in the correct scheme of things. It has to go to the Honorable Lieutenant Governor, and that's what we'll do. Look, I understand that the holidays became a big story. Yes, in an ideal world, we would have liked to have had those 2 holidays because it's part of the emotional attachment we have and it's part of Jammu and Kashmir's history. That said, I don't believe either the martyrs of 13th July or Sheikh Mohammed Abdullah require one day to be remembered. Everything we do in some way is a continuation of their sacrifice for us. Every time a farmer goes out and tills his land or her land, it's part of Sheikh Abdullah's legacy. Every time children go to school and receive a subsidized or free education, it's part of his legacy. This hall that we're sitting in, it was conceived and put into place by him. It's part of his legacy. So his legacy doesn't begin and end on the 5th of December. And similarly, of the martyrs of 13th July. And that's how it is. हाय मैम. मैम आपसे सवाल लेना चाह रहा हूँ. मैम अभी एक ऑर्डर आया था.
बच्चे हैं उनको जबरदस्ती किताबें खरीदी, उनको जबरदस्ती किताबें खरीदनी पड़ रही है स्कूल से, तो इसमें क्या? So with your permission, जैसे आप सब जानते हैं कि एकेडमिक सेशन को चेंज करना पड़ा समर टू विंटर जोन में। उस वजह से किताबें जो हैं उनको थोड़ा सा टाइम लगा जो अवेलेबिलिटी लाने में, लेकिन जो आप शिकायत करते हैं वो कहीं कहीं हमारी नोटिस में आया हुआ है, क्योंकि किताबें जो हैं टेक्स्ट बुक्स जो हैं वो अवेलेबल होंगी जनवरी एंडिंग तक, सारी जो भी बुक्स हैं। लेकिन जो आपका सवाल है कि ज़बरदस्ती की जा रही हैं कि प्राइवेट स्कूल्स की तरफ से, उसके ऑलरेडी जो है एक कमेटी जो है वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में बनाई गई है, जोन लेवल पे बनाई गई हैं कि अगर इस तरह की कहीं पे भी कोई शिकायत हो वो हमारी नोटिस में लाएं, ताकि उन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के लिए जो भी एक्शन होगा वो हम ज़रूर करेंगे। लेकिन आपने बांडीपोरा का नाम लिया है और आप ज़रूर लिख लीजिए कि किस प्राइवेट स्कूल में। बांडीपोरा में तो बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, अक्सर बेशतर हमारे पास शिकायत आती हैं लेकिन नाम नहीं आता है। मैं आपके ज़रिए यहाँ गुजारिश करना चाहती हूँ, नाम ज़रूर लाइए स्कूल का, ताकि हम उस स्कूल के ख़िलाफ़ जो है कार्रवाई कर सकें और बाकी जो हैं वो उस चीज़ से रुक जाए। शुक्रिया। Omar Saab, it's been 2 months after you assuming the office of Chief Minister. And what are the promises that were fulfilled by the National Conference that were mentioned in your manifesto? Because your manifesto, when you released it, it became a big hit among people, and that is why they voted for your party. As far as statehood or the restoration, its restoration, Article 370, these are the very big issues, and onus lies completely on the central government when it wishes to restore. But apart from all these issues, what about the other issues? Because people are having a lot of hopes as far as your manifesto was concerned, and that is why we saw that NC wave, because it was given a huge mandate. Look, I think it's important to understand that the National Conference manifesto was based on a 5-year term of government, not 5 weeks, not 5 months, but 5 years. That said, we're also aware that there are certain sort of time frames that we are supposed to adhere. First month, first 100 days, first 6 months, first year. And therefore, some of the things that we had promised may be symbolic, but still important to us. The resolution in the first cabinet meeting for statehood, the resolution in the assembly for special status and constitutional guarantees, the reversal of the school zone. We were actually going to go ahead with the power announcement, but we felt that it was more important to actually focus on increasing the quantum of supply for the first few months, and then go ahead with the free units that we were going to do. But otherwise, in terms of more open and transparent government, this is an indication of that. Public involvement in governance is part of our sort of commitment, which has been evidenced by our travel into the districts and having the district review meetings to involve public representatives and public delegations in government formation. But the report card that we will give you on the first 100 days, looking at our manifesto and those promises that we are able to fulfill within a UT. Some that we made would require statehood to come back as well.
सरकार का डोमेन क्या है और राजभवन क्या है? ना आपके पास इतना है वक्त, अगर है तो ना बैठिए आज पूरा दिन, जो हमें 2 महीने लगे चलिए ना, मैं आपको 2 महीने नहीं लगाऊंगा, आज का दिन लगा लीजिए ना। देखें मैं कौन होता हूं ये कहने के लिए ना कि राजभवन मत जाइए, और शायद आप में से कुछ ये चाहेंगे कि मैं ये कहूं ताकि कल का आपका हेडलाइन यही होगा कि चीफ मिनिस्टर टेल्स पीपल डोंट गो टू राजभवन, जो मेरा कहने का बिल्कुल इरादा नहीं है। जाएं ना जहां लोगों को लगता है कि उनकी सुनवाई हो सकती है, चाहे राजभवन हो, चाहे ऑनरेबल मिनिस्टर्स हों, चाहे ऑनरेबल एमएलएज हों, चाहे हमारे अफसर जो यहाँ पे बैठे हैं, जहाँ पे भी लोगों को लगता है कि दरवाज़ा खटखटाने से उनका कोई मुतालबा हल हो सकता है, शौक से जाएं। जैसे मैंने नज़ीर के सवाल के जवाब में कहा, हम भी इसको थोड़ा सा शेप देने की कोशिश कर रहे हैं, वो अपने TOBR जो है वो तैयार करने के लिए, बट देयर इज़ नो sort of problem with people going anywhere with their problems, and I don't think there is that much confusion. It's not as if आप घर में नलका लगाना है तो मिनिस्टर को मिलना है, लेकिन अगर घर के बाहर जो है बड़े पाइप को बनाना है तो उसके लिए राजभवन जाने की जरूरत पड़ेगी. There are ministers to deal with almost every department. If there is a problem to do with that department, come and see the honorable minister concerned. शुक्रिया उमर साहब, पहले ये खुशी हो रही है कि 2019 के बाद पहली बार इतनी बड़ी तादाद में हेड ऑफ़ द स्टेट के पास मीडिया है, सो इसके लिए बहुत शुक्रिया। आपने इनवाइट सबको किया है, ओपन इनविटेशन था। तो मुझे याद है कि 2 साल पहले मैंने ही आपको आपके ऑफिस के बाहर एक सवाल पूछा था और उसका आपने जवाब दिया था कि जब भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत आएगी तो 5 साल का हिसाब लिया जाएगा। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 5 साल के दौरान जो हमारे पास बजट था, अलग अलग डिपार्टमेंट्स के पास जो करोड़ों का पैसा खर्च किया गया डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के ऊपर, उसकी अकाउंटेबिलिटी होगी? एक दूसरा सर, मेरा ये सवाल है कि जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन में एक अमेंडमेंट हुई थी, वेटिंग लिस्ट की जगह पे रिजर्व लिस्ट को इम्प्लीमेंट करना था, SO 61, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, और जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स है यहाँ पे, उन्हें भी अभी तक वो स्टाइफन जो है वो नहीं मिल रहा है। और तीसरा सर, अहम सवाल मेरा यह है कि हम तो सबकी स्टोरीज़ करते हैं, सबके इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है एंटायर अक्रॉस द ग्लोब अगर देखें, शायद कश्मीर पहली जगह हो गई है J&K जहां जर्नलिस्ट्स के लिए जॉब सिक्योरिटी नहीं है। और थोड़ा सा अगर कोशिश की जाए कि मीडिया को थोड़ा यहाँ स्ट्रीमलाइन किया जाए, हालांकि हमने पिछले 3-4 साल से ये सवालात भी पूछे कि एटलीस्ट मीडिया को थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया जाए और ये पता चले जर्नलिस्ट कौन है और आम लोग हैं। थैंक यू सो मच। मैं एक सप्लीमेंट्री पूछ लूँ आपसे, ताकि मैं बिल्कुल सर। हाँ नहीं, अब स्ट्रीमलाइन किस तरह? क्योंकि फिर नहीं तो मुझे कहा जाएगा कि हम मतलब मीडिया को या तो थ्रॉटल करने की कोशिश कर रहे हैं या कमजोर। स्ट्रीमलाइन ये कि अभी चूंकि हम डिजिटल दौर में है तो अब मल्टीमीडिया का दौर है। अब इस मल्टीमीडिया की रेस में यहाँ सब जर्नलिस्ट हैं, तो अगर कोई बाहर कल तक रेडी पे था तो आजकल वो माइक लेके ऑफिस में जाता है और उसकी वजह से अच्छे जर्नलिस्ट की क्रेडिबिलिटी खत्म है। मुझे कोई एतराज नहीं है ना, अगर आप चाहें मैं आपकी तादाद कम कर सकता हूं। नहीं, तादाद कम नहीं करनी है, बट स्ट्रीमलाइन करना है, I get that. क्राइटेरिया। Look, I understand that, but now if there is a multiplication of organizations, it's not for me to tell who should be a journalist and who shouldn't. वो जहां जिनके लिए आप काम कर रहे हो उनको करना होगा ना। अब एक ना ठहरे, बिकॉज कल को फिर शिकायत होगी कि लेजिटिमेट मीडिया हाउसेस को जो है रजिस्ट्रेशन नहीं दी जा रही है या रिकग्निशन नहीं दी जा रही है कि आपके क्रेडेंशियल्स जो हैं वो अप्रूव नहीं हो रहे हैं। अब मैं आप ये मतलब मेरी तो पहले दिन से कोशिश थी कि आपका प्रेस क्लब जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं तो चाहूँगा कि आप लोग ट्रांसपेरेंट तरीके से वो इलेक्शन जो है वो ऑर्गेनाइज करें ताकि हम आपका प्रेस क्लब आपके हवाले कर सकें। एक ऑर्गेनाइजेशन हो जिनके साथ हम कल बैठ के बात करके समझ सकें कि
आपके मसले क्या हैं और उन मसलों का हमने हल किस तरह करना है। तो वो हो गया तीसरे सवाल का जवाब। पहला सवाल आपका था कि क्या हम अकाउंटेबिलिटी ले रहे हैं। बिल्कुल ले रहे हैं, हर डिपार्टमेंट में, चाहे वो डिपार्टमेंट मेरे पास हो, चाहे वो डिपार्टमेंट्स ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबान के पास हो, हर किसी मिनिस्टर से कहा हुआ है कि वो अकाउंटेबिलिटी लें, पता करें कि ना इससे पहले क्या हो रहा था, सही क्या था, गलत क्या था। जो गलत था उसको दुरुस्त करना है, जो सही था उसको आगे चलाना है। ये तो मतलब हमारी पहले दिन से कोशिश रही है। और जो दूसरा सवाल आपका पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से था, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब से कह दूंगा, क्योंकि GAD भी यही देखते हैं, वो आपको बता देंगे। ट्राई कर लो। वालेकुम अस्सलाम। दस सीटें हैं, किसी जगह पे 5 सीटें हैं। और सबसे खास बात है, जो असासा हमारा था प्राइवेट पॉलिटेक्निक्स, वो बिल्कुल जम्मू में भी बंद हो चुके हैं और कश्मीर डिवीजन में सारे बंद हो चुके हैं, क्योंकि टेक्निकल एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो क्लियर है ही नहीं। जो डिप्लोमा होल्डर्स है, जो मैट्रिक के बाद जो डिप्लोमा होल्डर्स है सर, उनकी कहीं पर एलिजिबिलिटी है ही नहीं। अगर वो इंजीनियरिंग करते हैं उसके बाद क्या वो 11th पास है, क्या वो 12th पास है। और आज की डेट में सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो ये है, जबकि एक बच्चा डिप्लोमा करता है उसको कहीं पर भी आपका जो EDI है वो उनको कहीं पर भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं दे रहा है, ना उनके लिए कोई स्कीम है, ना उनके लिए कोई एलिजिबिलिटी है। ये सारी चीजें जो है इस वक्त, अगर हमारा टेक्निकल, अगर गवर्नमेंट सर्विस है ही नहीं, हम बोलते हैं आप एक प्लीज। देखिए, आपका बड़ा जेन्युइन क्वेश्चन है और सवाल है, और जहाँ तक ताल्लुक है, आपके सजेशंस भी बीच में काफ़ी सारे हैं। कभी आप मेरे पास आ जाएं, मुझे बता दें कहाँ पे है। और कुछ चीज़ें तो हमने वहाँ पे नोटिस की हैं, जो हमने देखा है, कुछ खामियां हैं, लेकिन आप अगर बीच में आके हमें कुछ बताएंगे, सजेस्ट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जहाँ तक आपने फायर सर्विसेज के हवाले से बात की, हम भी चाहते हैं कि वो जिन्होंने ईमानदारी से वहाँ पे प्रोसेस जो है उसमें हिस्सा लिया और क्वालिफाई किया, उनको नौकरियाँ मिलनी चाहिए। लेकिन जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। ACB के पास मामला है, उसको शॉर्ट सर्किट नहीं किया जा सकता, उनको अपनी कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर धांधली है, अभी इससे पहले मुझसे सवाल पूछा गया कि जो आप अकाउंटेबिलिटी लाओगे या नहीं, यही एक तरीका है अकाउंटेबिलिटी लाने का। अगर कहीं धांधली हुई है, अगर कहीं पैसे की लेन देन हुई है, अगर कहीं पर रिक्रूटमेंट में इस तरह का हुआ है, तो प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। जो उसके लिए कसूरवार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जिन्होंने ईमानदारी से इस सिलसिले में हिस्सा लिया है उनको फिर अपनी नौकरी और इंसाफ मिल जाना चाहिए। रिक्वेस्ट प्लीज एक ही सवाल पूछे एंड ब्रीफ रखें, बिकॉज वी हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। पीरजादा आशिक, द हिंदू।
No, he didn't. Sorry, one for who and one for who? To our fraternity. Acha, something you- which is oh, related sorry. to the elected government. I'm invited to an official event.